हम लोग मनी पार्ट पूरा पढ़ लिए थे। इन्फ्लेशन में हम लोग मेन बात जो पढ़े थे हम उसका एक हल्का सा रिकैप दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आगे काम भी आएगा आज का क्लास में। एक सेकंड रुको हम। तो देखो हम लोग इन्फ्लेशन में जो मेन चीज पढ़े थे कि इन्फ्लेशन दो वजह से अप होता है या डाउन होता है। एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल में हम लोग मेन बात क्या पढ़े कि डिमांड के चेंज होने के कारण जब महंगाई बढ़ता है, जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ जाता है डिमांड के बढ़ने के कारण। फैक्टर बहुत सारे थे, हम फैक्टर रिपीट नहीं कर रहे, वो लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। भाई डायग्रामेटिकली ये समझो सप्लाई का लाइन वही रह जाएगा और डिमांड का कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। हमको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ प्राइस वाला फैक्टर एक्सप्लेन करना है। वैसे ही जब कॉस्ट पुश बोलते हैं, कॉस्ट बढ़ने के कारण प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो सप्लायर सप्लाई कम कर देता है, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो कॉस्ट बढ़ने के कारण सप्लाई किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड। कॉस्ट बढ़ने के कारण सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, जबकि डिमांड कर्व देखो राइटवर्ड जा रहा था, मतलब डिमांड बढ़ रहा था। तो कॉस्ट सप्लाई को नीचे की तरफ धक्का देता है। कॉस्ट सप्लाई, एक सेकंड होल्ड करो। चलो हम लोग का क्या हुआ, मतलब रिजल्ट ही नहीं दिया अभी तक। और कॉस्ट पुश में हम लोग क्या बात पढ़ रहे हैं कि सप्लाई डाउनवर्ड हो जाता है, जिसके कारण प्राइस बढ़ जाता है। तो ये बात याद रखना क्योंकि आगे क्लास में काम आएगा। तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश का फिर डिफरेंस भी पढ़े थे लास्ट क्लास में। फिर पढ़े थे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। तो डिमांड के कारण अप डाउन को भी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन बढ़ना, महंगाई बढ़ने को इन्फ्लेशन बढ़ना बोलते हैं, और डिफ्लेशन मतलब महंगाई घटना। तो ये डिमांड पुल के कारण भी हो सकता है, कॉस्ट पुश के कारण भी हो सकता है। ये भी डिमांड पुल के कारण भी हो सकता है, कॉस्ट पुश के कारण भी हो सकता है। ज्यादा बुरा कौन है, डिफ्लेशन ज्यादा बुरा है। महंगाई बढ़ना उतना बुरा नहीं है। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि परचेजिंग पावर घट जाना। बट डिमांड बढ़ने के डिफ्लेशन बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि डिफ्लेशन में इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाता है, अटक जाता है। अब आज का टॉपिक चालू करते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन में से, थ्योरेटिकल पार्ट वाला में। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन जनरली कितने टाइप का है, 4 टाइप का। पहला बोला वेज इंड्यूस्ड, यानी लेबर लोग जब अपना वेजेस बढ़ाएं उसके कारण महंगाई बढ़े, तो ड्यू टू लेबर यूनियन प्रेशर। डेफिसिट इंड्यूस्ड, तो एक हो गया वेज इंड्यूस्ड, एक हो गया डेफिसिट इंड्यूस्ड। तो वेज इंड्यूस्ड क्या हुआ, लेबर लोग का, लेबर यूनियन का प्रेशर बढ़ने के कारण वेजेस बढ़ाना पड़ा, जिसके कारण महंगाई बढ़ा। हर एक में दो पढ़ेंगे। तो वेज इंड्यूस्ड पढ़े, दूसरा पढ़ रहे डेफिसिट इंड्यूस्ड। डेफिसिट इंड्यूस्ड क्या, गवर्नमेंट नॉट एबल टू मीट द करंट एक्सपेंसेस बाय टैक्सेशन। गवर्नमेंट अपना खर्चा मैनेज नहीं कर पा रहा टैक्स के कारण, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रहा है, तो उसको टैक्स बढ़ा के अपना डेफिसिट रिकवर करना पड़ेगा, जिसके कारण, यानी रेवेन्यू डेफिसिट का बात हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके कारण जब महंगाई बढ़े तो डेफिसिट इंड्यूस्ड हो गया। फिर पढ़ेंगे ओपन और क्लोज। तो 4 हर एक में 2 कैटेगरी है, टोटल 4 हेड है। ओपन और क्लोज, ओपन इन्फ्लेशन, क्लोज इन्फ्लेशन। ओपन मतलब नॉट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके जब लेबर को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करे, उसको ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। या क्लोज और सप्रेस बाय प्राइस सीलिंग एक्सेट्रा बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब खुद फोर्सफुली महंगाई को कंट्रोल करने जाए, उस महंगाई को बोलते हैं क्लोज या सप्रेस्ड महंगाई, सप्रेस्ड या क्लोज इन्फ्लेशन। जैसे एग्जांपल हम यहां पे लिखा है, गवर्नमेंट कैसे खुद से फोर्स करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, प्राइस सीलिंग लगा देगा कि इस चीज का इससे ज्यादा दाम नहीं हो सकता। जब गवर्नमेंट को लग रहा है बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट बोलेगा इस चीज का एमआरपी इतना ही होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, स्पेशली नेसेसरी आइटम्स में। तब उसको बोलते हैं क्लोज इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो ओपन जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, मार्केट पे छोड़ देता, मार्केट ऑटो कंट्रोल करेगा जिसको। और क्लोज यानी जिसको गवर्नमेंट खुद एक्शन लेके कंट्रोल करते हैं। तीसरा वाला हेड आप अभी ऊपर पढ़ के आए हो, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो भी पढ़े हो। और चौथा है हाइपर इन्फ्लेशन या स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब सीवियर इन्फ्लेशन, एकदम भयानक वाला। और स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन मतलब
इन्फ्लेशन विद स्लो ग्रोथ, महंगाई है और ग्रोथ भी बहुत स्लो है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट। हाइपर इन्फ्लेशन में महंगाई तो है लेकिन ग्रोथ नहीं रुक रहा, क्योंकि डिमांड बहुत है तो प्रोडक्शन भी बहुत हो रहा है, वो हो गया हाइपर, लेकिन है सीवियर यानी बहुत ज्यादा। और स्टैग्नेंट मतलब वो इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन भी है प्लस इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट हो गया कि तुम्हारा ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ड्यू टू पावर क्राइसिस, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है तो ग्रोथ हो नहीं पा रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रहा है। लेबर डिस्प्यूट, लेबर लोग स्ट्राइक पे चले गए, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा लेकिन महंगाई बढ़ रहा है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन तो कम हो रहा है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो चार टाइप का, चार मेन हेड है इन्फ्लेशन का, हर एक में दो दो है। वेज इंड्यूस, डेफिसिट इंड्यूस, ओपन क्लोज या सप्रेस, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, या फिर हाइपर इन्फ्लेशन या स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं इसको। स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन का दूसरा नाम क्या है? स्टैगफ्लेशन। अब आता है सर ये महंगाई समझ में आ गया, इसको रोकेंगे कैसे? गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अपनाता है? गवर्नमेंट दो पॉलिसी अपनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जो अपने ISLM में भी अच्छे से पढ़े हैं। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब तीन चीज को अप डाउन खिलवाना, बैंक रेट, CRR SLR और ओपन मार्केट ऑपरेशन, और अदर भी कुछ है, नॉन मॉनेटरी का भी बात करेंगे, उसका बात लास्ट में करेंगे। मतलब तीन टाइप का पॉलिसीज है गवर्नमेंट का, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अदर। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अदर। मॉनेटरी पॉलिसी में जनरली तीन है, बैंक रेट, CRR SLR को अप डाउन करना। तो जब महंगाई बहुत ज्यादा है, बैंक रेट, CRR SLR को बढ़ा देगा, ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने लगेगा ताकि मनी को कंट्रोल कर सके, इसीलिए इसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी भी है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? मनी को कंट्रोल कर रहा है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल कर ले रहा है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है। वैसे ही फिस्कल पॉलिसी क्या है? टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। तो गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर कम कर देगा, टैक्स बढ़ा देगा और पब्लिक से ज्यादा पैसा बोरो कर लेगा ताकि मार्केट में मनी रहे ही नहीं, डिमांड टूट जाए और महंगाई कम हो जाए। तो ये तीन तरीका है फिस्कल पॉलिसी में, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर घटा देगा, टैक्सेशन को बढ़ा देगा, या गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक को बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा हुआ है तो, एंड रिवर्स कर देगा अगर डिफ्लेशन है मार्केट में तो। वैसे ही बैंक रेट, CRR SLR को बढ़ा देगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने लगेगा जब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, और तीनों को रिड्यूस कर देगा अगर डिफ्लेशन हो तो। अदर क्या है? नॉन मॉनेटरी तरीका क्या है गवर्नमेंट का? आउटस्टैंडिंग को एडजस्टमेंट करने लगेगा, मतलब गवर्नमेंट अपने आउटस्टैंडिंग्स को एडजस्ट करने लगेगा, वेज रेट को कंट्रोल करने लगेगा, प्राइस को कंट्रोल करने लगेगा, मतलब MRP फिक्स करने लगेगा, क्रेडिट रेशियोनिंग यानी किस चीज के लिए कितना उधार देना है वो सब करने लगेगा, ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, रूल्स रेगुलेशन बनाएगा उसके लिए, आउटपुट को यानी प्रोडक्शन को बढ़वाने का कोशिश करेगा, या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, मतलब क्वालिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये सब नॉन मॉनेटरी मेजर्स हो गए। तो गवर्नमेंट के तीन मेजर्स है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, अदर। अब एक चीज गौर करना, जब हम यहां पे आप लोगों को डिमांड पुल और कॉस्ट पुश बताया था, हम यहां पे क्या लिखा था? डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो होता है उसको मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को मॉनेटरी और फिस्कल दोनों से कंट्रोल नहीं किया जाता। तो सर वो जो अदर फैक्टर बचे उनसे जब कंट्रोल करता है तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट अदर फैक्टर से कंट्रोल करता है। तो अदर फैक्टर क्या क्या हुए? गवर्नमेंट अपना आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करता है, मतलब जो पेमेंट्स है उनको एडजस्ट करता है, वेज रेट का कंट्रोलिंग करता है कि वेजेस इससे ज्यादा नहीं होगा या इससे कम नहीं होगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगता है, बैंक किस पर्पस के लिए कितना उधार देगा इसको क्रेडिट को रेशियो में बांट देता है कि होम लोन टोटल डिपॉजिट का 20% से ज्यादा नहीं होगा, कार लोन टोटल डिपॉजिट का 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो ऐसे क्रेडिट को रेशियो में बांट देता है, ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करता है, आउटपुट को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये सब हो गया अदर फैक्टर, जिससे कौन सा
इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा? कॉस्ट पुश, और पहला वाला दोनों से डिमांड पुल। तो इसीलिए हम वहां पे नोट्स एमसीक्यू डिफरेंस बिटवीन में ये बात लिखा। अब दो बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायग्रामेटिकली एग्जाम में मांगता है बहुत आसान बात लेकिन है बहुत काम का बात। एक है इन्फ्लेशनरी गैप, एक है डिफ्लेशनरी गैप। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन के कारण गैप क्रिएट होता है उसका बात करना है, और इकोनॉमी में जो डिफ्लेशन के कारण गैप क्रिएट होता है उसका बात करना है। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या है? एडी ग्रेटर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तुम्हारा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो लोग ज्यादा चाह रहे हैं, सप्लाई कम है, प्रोडक्ट का दाम अपने आप ऊपर भागेगा। करस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये एक एजम्पशन है जो पहले ही मान के चल रहा है ये लोग कि इन्फ्लेशनरी गैप एडी ग्रेटर देन एएस कभी हो पाएगा जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब सारे रिसोर्सेज काम लगे हुए हैं, न तो रॉ मटेरियल होता है। हाँ, ये एजम्पशन है। देखो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ऐसा बात है जो एज्यूम नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग मान रहे हैं फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जब डिजायर्ड एक्सपेंडिचर एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम। देखो एडी को एक्सपेंडिचर भी तो बोलते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोलते हैं। तो तुम्हारा जब एक्सपेंस ग्रेटर देन इनकम हो यानी एडी ग्रेटर देन एएस हो, उस सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहां पे देखो क्या लिखा, एडी ग्रेटर देन एएस corresponding to full level of employment when desired expenditure exceeds aggregate supplies, that is income, as full resources is employed, so no scope to increase goods and services। मेरा नोट्स में G/S जहां भी दिखाई दे इसका मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज का बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, सारा रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, तो अब और प्रोडक्शन बढ़ाने का पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि देखो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा? सप्लाई को बढ़ा के। बट यहां सप्लाई बढ़ाने का भी स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास जितना रॉ मटेरियल था सब लगा दिए, तुम्हारे पास जितना मशीन है सब यूज में, जितना लैंड है सब लगा हुआ है, जितने स्टाफ है एम्प्लॉइज है सब काम कर रहे हैं। तो अब प्रोडक्शन बढ़ाने का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई एक्सेस एडी विल क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन एवरेज प्राइस लेवल, जिसके कारण अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर प्रेशर डालेगा जो कि प्राइस लेवल को ऊपर लेके चला जाएगा। तो देखो एग्जाम में ये आता है मिनिमम 7-8 नंबर का। तो आप पहले इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब बताओगे कि एडी ग्रेटर देन एएस विथ करस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये लाइन लिखना मत भूलना, एडी ग्रेटर देन एएस दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप विथ करस्पॉन्डिंग टू फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर लग गया है तो कैसे महंगाई बढ़ेगा वो बात हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि एडी अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगा, फुल रिसोर्सेज यूज कर चुके हैं तो गुड्स एंड सप्लाई का प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। तो अब एक ही तरीका है मार्केट में चीजों को कंट्रोल करने का या कवर अप करने का कि महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो इसको डायग्रामेटिकली कैसे दिखाया, आराम से देखना, कुछ नहीं भाई, आपका एडीएस का डिमांड कर्व है। देखो यहाँ पे पहले मेरा इनकम का लाइन ये है और ये मेरा एग्रीगेट कंजम्पशन का लाइन है यानी सी का लाइन है। अब मार्केट में और रिसोर्सेज अप्लाई करने का चांस नहीं है तो मेरा ये C+I जो है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। C+I क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, एक नया लाइन ऊपर बन जाएगा। ये देखो थोड़ा सा मोटा बना के दिखाते हैं, कलर चेंज कर लीजिए। नहीं ये देखो अब ठीक है, नया C+I बन जाएगा। इसको C+I1 बोले तो उसको C+I2 बोल सकते हैं। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, देखो मेरा जो इनकम लाइन है वो अब नए लेवल पे चला गया, इनकम लाइन को नए जगह कट कर रहा है। ये जो गैप है इसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन, क्योंकि किसके कारण लाइनअप हो रहा है, डिमांड का लाइनअप हो रहा है। सी का लाइनअप होना मतलब डिमांड का लाइनअप होना। तो डिमांड बढ़ा जिसके कारण मार्केट में प्रेशर क्रिएट हुआ। देखो इनकम बढ़ेगा यहाँ पे, इसीलिए हम बोले थे तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा, यहाँ पे नया इनकम आ जाएगा, Y से Y1 हो जाएगा तुम। लेकिन मार्केट में ये जो सिचुएशन है इसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन।
तो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ेगा, तुम्हारा खर्चे बढ़ जाएंगे, तुम्हारा इनकम बढ़ेगा लेकिन खर्चा भी बढ़ जाएगा। इनकम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सब कोई काम कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था पहले से ही, तो लोगों को कमाई तो बहुत मिलेगा, तो सबको सैलरी वेजेस तो मिलेगा ही ना। हाँ वो मिलेगा ही, लेकिन तुम्हारा परचेजिंग पावर तो टूट जाएगा ना, क्योंकि कंजम्पशन के बढ़ने का स्पीड इनकम के बढ़ने के स्पीड से यहां पर थोड़ा ज्यादा होगा। तो देखो इसका हम कॉजेज भी लिख दिया कि इन्फ्लेशनरी गैप क्यों आता है। तो इंक्रीज इन डिजायर्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर का डिजायर बढ़ रहा है इसलिए इन्फ्लेशनरी गैप आता है। इंक्रीज इन डिजायर्ड, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंसेस, ये सारे रीजन है इन्फ्लेशनरी गैप आने के। तो डिजायर्ड कंज्यूमर एग्रीगेट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्राइवेट एक्सपेंस बढ़ जाएंगे यानी बिजनेसमैन के खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। यही तो मेन तुम्हारे 4 प्लेयर है ना, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो देख लो 3-4 ही बढ़ गए। डिजायर्ड कंज्यूमर एग्रीगेट C बढ़ गया, प्राइवेट एक्सपेंस यानी बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, नेट एक्सपोर्ट यानी X माइनस M बढ़ गया, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी G बढ़ गया। आखिरी बात खाली क्या लिख दोगे? टैक्सेस रिड्यूस हो गया। और यही कॉजेज तुमको डिफ्लेशनरी गैप में उल्टे लिख देने। अभी हम डिफ्लेशनरी गैप भी एक्सप्लेन करेगा अगले 2 मिनट में, बट यही तुमको कॉजेज डिफ्लेशनरी गैप में लिख देने कि डिजायर्ड कंज्यूमर एक्सपेंसेस घट जाएगा, डिजायर्ड प्राइवेट एक्सपेंडिचर घट जाएगा, नेट एक्सपोर्ट घट जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट जाएगा और टैक्सेस बढ़ जाएगा। तो ये सब रीजन तुम डिफ्लेशनरी गैप में लिखोगे। तो देखो डिफ्लेशनरी गैप को हम क्या एक्सप्लेन किया, एडी लेस देन एस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ये वाला पॉइंट कॉमन है। एक्सेस सप्लाई सिचुएशन लीड टू फॉल इन कंटिन्यूअस प्राइस लेवल, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मार्केट को डिफ्लेशन की तरफ ले जाएगा, महंगाई को नीचे की तरफ ले जाएगा। तो देख लो डायग्राम में वही चीज दोबारा बनाना पड़ा हमको, यहां पर भी वही इनकम का लाइन, यही वही सी का लाइन। अब क्या होगा, सी किस तरफ जाएगा, सी का लाइन सर नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस गैप को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन। तो ये देख लो इस गैप को बोलेंगे एक्सेस सप्लाई या डिफ्लेशन। तो पहले C प्लस I ये था, अब नया C प्लस I हो जाएगा नीचे की तरफ, ये रहा। सप्लाई बहुत हो रहा है पर डिमांड नहीं है मार्केट, डिमांड नहीं है मार्केट में, जिसके कारण प्राइसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसके कॉजेज क्या होंगे सर, जो आप पीछे पढ़ाए वही कॉजेज यहां पर होंगे। डिजायर्ड कंज्यूमर एक्सपेंसेस गिर जाएगा, प्राइवेट एक्सपेंस गिर जाएगा, नेट एक्सपोर्ट गिर जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिर जाएगा, टैक्सेस बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे थे अंकिता, कुछ बोल रहे थे, बोलो। हाँ सर, सर वो टैक्स रेट क्यों घट जाएगा वो पूछना था। देखो बेटा एक बात समझो, मार्केट में डिमांड ही नहीं, यहां पर एक गवर्नमेंट को, क्योंकि मार्केट में गवर्नमेंट का भी तो इनकम गिर रहा है ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ रहा है ना। इन्फ्लेशन में कि डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशनरी गैप क्यों हुआ हम ये बता रहे। गवर्नमेंट कवर अप करने के लिए क्या करेगा, वापस टैक्सेस को बढ़ाएगा। देखो एक बात समझो, कंज्यूमर की जेब में पैसा कैसे बढ़ेगा, या तो वो इनकम ज्यादा करे और गवर्नमेंट टैक्सेस कम करे, तब भी तो उसका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर। तो यहां पर गीता ये मत सोचो कि हम इसके इफेक्ट बता रहे हैं, हम कॉजेज बता रहे हैं बेटा। अच्छा अच्छा। अब आप बोलोगे कि इसको कवर अप कैसे करेगा गवर्नमेंट, तो वो तो हम मॉनिटरी मेजर्स में बताए ना आपको, फिस्कल मेजर और मॉनिटरी मेजर। जी सर। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना एक्सपेंडिचर, इन चारों पॉइंट को उल्टा करेगा ना। डिमांड को तोड़ने का कोशिश करेगा, अपना खर्चा कम करेगा, टैक्सेस को बढ़ा देगा ताकि पब्लिक कम खर्चा करे। तो कवर अप करने के लिए इन चारों को उल्टा करेगा। अब आप बोलोगे ना एग्जाम में अगर पूछ लेता कि इन्फ्लेशनरी गैप को गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करेगा, तो आप यही बोलते हैं ना, ये जो 4-5 फैक्टर है जिसके कारण इन्फ्लेशन आया, उसको गवर्नमेंट उल्टा करने का कोशिश करेगा। कैसे उल्टा करेगा, तो सर ये रहे हमारे उल्टा करने के मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और अदर फैक्टर अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
ठीक है ना। तो अगर आपको पूछ ले कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप, तो ऊपर वाला आंसर लिखना है। कॉजेज पूछ ले तो ये पहले बताओ, ठीक है। यस सर। आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का या आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क। हम पहले दो बात बोला, काम करने का मन भी है, काम करने का एबिलिटी भी है। यहां पे मेरा डेफिनेशन में एक बात मिसिंग हो गया, मेरा भी मिस्टेक है। पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। इसका मतलब सर, अभी मार्केट में जितना वेजेस चल रहा है उतने में लोग काम करने का मन भी है और काम करने का ताकत भी है। इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? पर्सन नॉट विलिंग, गलती हो गया, इसी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट बट नॉट गेटिंग जॉब। आदमी पहले 3 बात एग्जाम में लिखना भूलना मत, विलिंगनेस, एबिलिटी एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट, लेकिन अभी भी काम नहीं मिल रहा, इसी को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज मेजर्ड एज हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी का तबीयत की तरह देखते हैं। मेजरमेंट कैसे होता है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब जिनके काम करने का एबिलिटी है भी और विलिंगनेस भी है। लेबर फोर्स मतलब जिनका काम करने का एबिलिटी भी और विलिंगनेस भी है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स, जो आंसर आएगा वो हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। इसको बोलते हैं रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्जाम में अगर फॉर्मूला पूछे तो ये रहा, मीनिंग पूछे तो ये रहा। अब बोलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप्स कितने, तो बोलोगे अनएम्प्लॉयमेंट 4 टाइप का है। नंबर 1 वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब व्हेन वर्कर चूज नॉट टू वर्क एट अ करंट इक्विलिब्रियम वेज रेट। वर्कर एबिलिटी भी रखता है, विलिंगनेस भी है, लेकिन इस सैलरी में काम करने का मन नहीं, उसको बोलेंगे वॉलेंट्री, मतलब अपनी इच्छा से वो अनएम्प्लॉयड है। काम अवेलेबल है बट उस वेज रेट पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करने का। उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सर जी एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, प्रिवेलिंग वेज रेट में काम करने का, लेकिन काम मिल नहीं रहा। तो इनवॉलेंट्री मतलब वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है, बाई फोर्स वो अनएम्प्लॉयड है। तो विलिंग टू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट बट नॉट गेटिंग वर्क इज वर्कर इज फिजिकली एंड मेंटली फिट। वो फिजिकली मेंटली फिट है, प्रिवेलिंग वेज रेट में काम करने का भी मन है बट काम मिल नहीं रहा, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री हो गया था उल्टा, काम करने का मन नहीं था उस पर्टिकुलर वेज रेट में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? कुछ सर, एक टाइम जॉब पीरियड कर रहा था। हाँ वेरी गुड, सही बात बोले, गो एट। एक जॉब कर रहा था, मतलब जॉब चला गया, और एक जॉब मतलब वो मिला उसको, डिफरेंस जो दिन वो बैठा रहा ना, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हम कलकत्ता में जॉब छोड़ा और दिल्ली चला गया, मेरा अगला जॉब अगले महीने ज्वाइन होगा, तो ये जो 1 महीना हम अनएम्प्लॉयड रहा, ये हो गया फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल मतलब टेम्पररी या फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो व्हेन वर्कर लूज करंट जॉब and the time gap to get another job, that is time gap between job shift, इसको job shift में जो गैप है उसको बोलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अदर हो गए। अब देखो अदर में बहुत है, मेन 3 है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और फ्रिक्शनल। उसके अलावा भी और है। सीजनल क्या होता है? जिनको एक पर्टिकुलर सीजन बेस काम करते हैं, जैसे मान लो हमको गेहूं उगाना आता है, हम गेहूं का खेती जानते हैं, तो जब गेहूं उगेगा साल में 2 बार या 1 बार, जब भी उस समय मेरे को काम मिल रहा है, बट अदर ऑफ सीजन में मेरे पास काम नहीं है। तो पर्टिकुलर सीजन में मेरे पास काम है, लेकिन अदर सीजन में मेरे पास काम नहीं है। मान लो हम कोल्ड ड्रिंक बनाने की या आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो गर्मी के सीजन में मेरे को बहुत काम है, लेकिन सर्दी के सीजन में या बहुत ज्यादा जहां ठंडा हो रखा है, जब उस समय आइसक्रीम का प्रोडक्शन कम है, बॉस मेरे को जॉब से हटा दिया, बोला अभी आने का जरूरत नहीं है, अगला 1-2 महीने बाद आना। तो मेरा जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। एक होता है डिस्गाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हम काम तो कर रहा है लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा। एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर 4 ही लेबर काम कर सकते थे,
बट पांचवा भाई को कोई काम नहीं था तो वो भी उनका मदद कर रहा है वहां खड़ा होके। बट एक्चुअली में देखा जाए तो 4 लोग उस जमीन पे अगर 100 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या 100 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 है तो भी 100 ही हो रहा है, 5 होगा तो भी 100 ही होगा। 5 आने से वो 105 टन नहीं हो जाएगा। तो वो काम तो कर रहा है, लोगों को नजर तो आ रहा है कि काम कर रहा है, बट डिस्गाइज्ड है, छुपा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा उससे। नेचुरल रेट नॉट गेटिंग वेज एट डिजायर्ड कैपेबल। नेचुरल रेट का क्या बोल रहे हैं, हमको जितना सैलरी चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। मेरा कैपेबिलिटी बहुत है, मेरा कैपेबिलिटी है 60-70-80 हजार रुपया महीना कमाना, लेकिन मेरे को जॉब मिल रहा है 40 हजार का, और कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। उसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब पार्ट टाइम जॉब ओनली, और यह टेम्पररी जॉब है, या हमको जितना वेजेस मिलना चाहिए उससे कम का जॉब है, नहीं पार्ट टाइम। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ पार्ट टाइम जॉब या टेम्पररी जॉब। सर जॉब तो कर रहा है, कमा तो रहा है, तो सर ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो? अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हुआ क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हुआ बेटा कि दिन में 8 घंटा काम करता था, बहुत कमा सकता था, बट मेरे को काम 1-2 घंटा का मिल रहा है खाली, बाकी टाइम हम फाका बैठा है। तो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्टिविटी तो हो रहा है ना। हाँ ये तो हो रहा है। हाँ तो वही है, अगर हम 8 घंटा काम कर, एक बात सोच, जितना हम 8 घंटा काम करके सैलरी कमाते, क्या 2 घंटा में उतना सैलरी कमाएगा? नॉर्मली अब तुम एक्सेप्शनल मत लाना कि सर एक्सेप्शन भी होता है जो 2 घंटा काम करके भी लाखों कमा रहा है, ऐसा बहुत वो तो सर वो अलग कैटेगरी हो गया। एक जनरल सेंस में बात करता है, जब इकोनॉमिक्स बात करता है एक जनरल सेंस में बात करता है। तो सर आप 8 घंटा काम करते तो हो सकता है 50 हजार कमाते, लेकिन क्योंकि आप दिन का थोड़ा 1 घंटा काम कर रहे हैं, महीने का 12-15 हजार रुपया कमा रहे, तो वो क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट। पार्ट टाइम या टेम्पररी, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन काम मिलता है हमको, बाकी टाइम हम खाली बैठा रहते हैं। जैसे तुम्हारे एरिया में जो कलर मिस्त्री होते हैं या वो जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन मिस्त्री होते हैं, कभी उनको काम मिल रहा है, कभी नहीं भी काम मिल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल है। हाँ। कॉन्ट्रैक्चुअल है जो लोग, तो वो पार्ट टाइम हो गया। तो कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े? मेन तो 3 पढ़े सर, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, फ्रिक्शनल। अदर में पढ़े सीजनल, डिस्गाइज्ड, ये पहला ही दोनों इंपॉर्टेंट है खाली। उसके बाद है नेचुरल रेट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये था आपका मनी एंड इन्फ्लेशन।